नमस्कार, गुड डे एवरीवन। मैं हूँ सुरुचि और जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, बजाज टॉकीज़ के आज के इस एपिसोड में हम आ गए हैं सीकर के शिशु गांव में। और यहाँ मौजूद हैं हमारे गुरुजी जो नेचुरल फार्मिंग के बारे में लोगों को ज्ञान देते हैं और उनकी खुद की 7 बीघा की ज़मीन है। तो चलिए बात करते हैं गुरुजी से। नमस्कार सर। नमस्कार। इतने बड़े आपके हरे भरे खेत हैं, कब से आप यहाँ पर खेती कर रहे हैं और क्या तकनीक आप इस्तेमाल करते हैं? मैं 2017 में बजाज फाउंडेशन से जुड़ा और 17 में पालेकर जी आए थे यहाँ पर, खाटू श्याम जी। तब उसमें मैं उस वर्कशॉप में 7 दिन की वर्कशॉप अटेंड की मैंने। तो चूँकि मैं रिटायर्ड कॉलेज शिक्षक हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में प्राकृतिक खेती के बिना और कोई उपचार नहीं है। खेती का तरीका या तो परंपरागत खेती की जाए या प्राकृतिक खेती। तो परंपरागत खेती की कुछ अपनी सीमाएं हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती में तो कोई खर्चा भी नहीं है, कोई मेहनत भी नहीं है, जुताई भी कम करनी पड़ती है। तो मैंने प्राकृतिक खेती की उस वर्कशॉप से ये उस दिन से तय कर लिया कि मुझे केवल मात्र प्राकृतिक खेती करनी है। तो मैं 16-17 से लेकर के अब तक प्राकृतिक खेती करता हूँ। बजाज फाउंडेशन के किसानों से जुड़ा हुआ हूँ। वो मुझे जब कहीं ले जाते हैं, वर्कशॉप वगैरह कोई कार्यशाला करते हैं या कोई मीटिंग करते हैं तो मैं उनके साथ भी जाता हूँ। और मैं मेरे खेत में केवल मात्र जीवामृत और गोबर का खाद ही प्रयोग करता हूँ। न मैं यूरिया डालता हूँ, न DAP डालता हूँ, न कोई अन्य कीटनाशक का प्रयोग करता हूँ। सारा काम मेरा प्राकृतिक खेती है। वर्तमान में मेरे पास करीबन 3500 लीटर गौमूत्र है, जो लगभग 3 साल पुराना है। हाँ, इतना गौमूत्र मैंने केवल प्लास्टिक की बोतलों में ही इकट्ठा कर रखा है, जो कि अनक्लेम्ड कोई किसी न मैंने खरीदी है न मैंने किसी से मांगी है। जो मुझे रास्ते में कहीं मिल जाती है वो मैं ले आता हूँ और उनमें इकट्ठे कर रखा है मैंने। और जो कोई मेरे गांव का किसान यदि मुझे 150 लीटर कोई मांगता है तो उसको मैं शहर से देने के लिए तैयार हूँ और देता भी रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊँ कि मेरी खेती में मैंने एक नवाचार और किया है कि मुझे आज तक पता नहीं था। मैं 68-69 वर्ष का हो गया, मुझे पता नहीं था कि देसी केचुआ क्या होता है। तो किसी ने मेरे को, पालेकर जी की पुस्तक में जब मैंने देखा कि देसी केचुआ 15 फुट नीचे गहरा जाता है और ऊपर आता है और रिचार्ज भी करता है वाटर को और ज़मीन को उपजाऊ भी बनाता है, तो मैंने एक किसान से बात की तो उन्होंने कहा कि गाँव के पास जो खेत, छोटे खेत होते हैं, उनमें ये केचुआ मिल जाएगा। तो बारिश के दिनों में उस किसान से मैंने संपर्क करके और मात्र 1-2 किलो वज़न ले आया था मैं जीवित केचुओं का और मेरे खेत में डाल दिया। और 3 साल से मेरे पूरे खेत में, नहीं पड़ोसियों के खेत में भी वो केचुए हुए। अच्छा। और इतनी ज़मीन उपजाऊ हुई कि मुझे, और नरम धरती एकदम पोली हो गई। रतनगढ़ की साइड की बाजरी होती है, अपने बीकानेर की, वो बाजरी खाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, राजस्थान के लोग। वो बाजरी क्या होती है कि 1 बीघा में कोई मुश्किल से 10-20 किलो ही होती है। मीठी होती है वो बाजरी। अच्छा। उसके लिए लोग कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली और बड़े बड़े महानगरों में वो बाजरी जाती है। अब वो क्या है, बालू मिट्टी में होती है, खाद वाद पानी होता है नहीं वहाँ, बिल्कुल बालू मिट्टी में होती है। उत्पादन बहुत कम होता है, लेकिन मीठी होती है, लोग सब उसको चाहते हैं। तो इसका मतलब ज़्यादा उत्पादन को पसंद नहीं कर रहे हैं, वो कम उत्पादन को पसंद कर रहे हैं। तो वो जो पसंद करते हैं ना कि उत्पादन कम हुआ ज़्यादा हुआ, वो तो इररिलेवेंट है, क्योंकि उसका तो मतलब ही नहीं। जब आपको पौष्टिकता चाहिए, आपको स्वाद चाहिए, तब उत्पादन कम भी है तो क्या दिक्कत है? कोई फर्क अगर आप दिखा सके बाजरे में? देखिए मैडम, ऐसा है कि फर्क एक तो उसकी पौष्टिकता, जो न्यूट्रिएंट्स है मेरे अनाज में, वो मुझे स्पष्ट महसूस होता है। पहले रोटी ऐसी होती थी कि कठोर रोटी होती थी, अब नरम रोटी बनती है एक तो इसकी। और दूसरी, जो भी कोई अतिथि वगैरह कोई आता है तो वो कहता है कि ये रोटी स्वाद बनती है। तो स्वाद का कारण है कि वो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें, जो नीचे पोषक तत्व जो पौधे को मिलेंगे वो अनाज में भी आएंगे। और पहले वो कठोर होते थे, अनाज दाना भी कठोर होता था। और मैंने एक और देखा, मेरा अनाज पहले बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था, अब 12 महीने तक ख़राब नहीं होता वो। उसमें कीड़े नहीं लगते हैं गेहूँ। आज विश्व की किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि उसके पास खाद्यान्न है तो आज वो देश समृद्ध है। चाहे पेट्रोलियम नहीं हो, कुछ भी नहीं हो उसके पास, लेकिन यदि खाद्यान्न है, ये बात श्रीलंका से साबित हो गई। खाद्यान्न है तो सब कुछ है, शांति भी है, सब कुछ है। तो खाद्यान्न होना, तो खाद्यान्न के भंडार होना तो बहुत ज़रूरी है। और ये होगी खेती से, और खेती का मतलब किसान से। जो
और रासायनिक का जो दुष्चक्र है ना, तो इसको तो मिटाना ही पड़ेगा। आप चाहे परंपरागत खेती करो, पालेकर मेथड मत अपनाओ, कुछ भी करो, लेकिन कम से कम रसायन से तो दूर होना ही पड़ेगा। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं सेफ सॉइल की बातें करते हैं, तो जब ज़मीन की हालत सुधरेगी तो अपने आप स्वास्थ्य भी सुधरेगा, स्वास्थ्य सब भी पशुओं सुधरेगा, का स्वास्थ्य प्रोडक्शन भी सुधरेगा। सुधरेगा, अब मैं पूरी आपको एक नस्लें उदाहरण सुधरेंगी। दूँ। मैं इस इलाके में मैं देख रहा हूँ, गाय जब ब्याती है तो उसकी जेर, गाय और भैंस की जेर नहीं गिरती है, कंपाउंडर डॉक्टर को बुलाना ही पड़ता है। जबकि आज के मैं 68-69 साल का हो गया, मैंने आज के 40 साल पहले कभी डॉक्टर कंपाउंडर को नहीं दिया, हर गाय के जेर अपने आप ही गिरती थी। अब बुलाना पड़ता है। इसका मतलब ये जो जहर डालते हैं ना, ये जो घास को जलाने वाली ये जो जहर डालते हैं ना, इससे खरपतवार नाशक इसने सारा कबाड़ा कर दिया। इसने सबसे ज़्यादा इस घास को, चारे को प्रदूषित किया है, और इस वजह से ये गायों की ये बीमारी हुई है। पिछले दिनों हमने काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स और वीडियो क्लिप्स भी देखे हैं जहां लंपी वायरस की वजह से भारत में काफ़ी गायों को नुकसान पहुंच रहा है। तो आज कि हम गुरुजी के साथ यहां पर मौजूद हैं, उनकी खुद की काफ़ी सारी गायें हैं और वो सेवा भी कर रहे हैं, उनको काफ़ी नॉलेज है इसके बारे में। तो प्लीज़ हमें बताइए कि क्या वायरस है ये और किस तरह इम्पैक्ट ऐसा है, करता ये वायरस क्या है, शरीर के ऊपर गांठें होती हैं, और कुछ गायें तो उसको सहन कर जाती है, और कुछ गायों की क्या स्थिति होती है कि गांठें मोटी होकर के, और उसके पेट के अंदर भी गांठें होती हैं, और वो न तो खाना पीना करती है, पानी भी नहीं पी सकती, और वो खड़ी कहीं बैठती भी नहीं है, पैर सूजन आ जाती है उसमें पैरों में, और इससे ऐसी स्थिति हो जाती है गाय की, मरणासन हो जाती है। और वो गाय या तो खड़ी खड़ी पड़ करके मर जाती है, या बैठ करके और फिर खड़ी नहीं हो सकती। तो ऐसी गायों के बारे में मैं एक गौशाला से संबंधित हूँ, तो रोज़ 2-3 घंटे जाता हूँ, तो मुझे अनुभव हुआ कि जो गाय नीचे गिर गई, उसको आप जैसे गुड़ खिलाते हैं तो उसके मुंह में से कीड़े आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि उसके पेट में और उनके गले में भी कोई कीड़े होते हैं, और वो ज़्यादा खाना नहीं खा सकती, वो केवल गिट मामूली सी दवा ले सकती है, या कोई पानी पी सकती है। पानी भी अपने मुँह से नहीं, उसको बोतल से डालना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके गले में भी कोई वो फुंसी, वो जब जेब भी उनकी मोटी हो जाती है और जेब के भी छाले हो जाते हैं, तो इस प्रकार से ये बीमारी जो है वो जानलेवा है, और इसका कोई वो इलाज भी नहीं, सरकार के पास भी इलाज नहीं है। लोग बाग जो हल्दी वगैरह का इनका सेवन कर रहे हैं, उससे ज़रूर कुछ गायें बची हुई है। मेरे पास 4 गाय हैं, भगवान की दया से मेरी गायें स्वस्थ है, अभी इनके किसी के नहीं है। मैं इनको रोज़ एक तो जो लाल दवा है उसके फंवारे से देता हूँ, और उसी में थोड़ा सा वो अपने फिटकड़ी डाल देता हूँ। और कई बार मैं क्या करता हूँ, 2-3 दिन से 10-20 लीटर पानी में नीम के पत्ते डाल करके उबाल करके, और फिर उसको फंवारे के रूप में 3-4 दिन लगातार देता रहता हूँ। तो मेरी गायें तो अभी 1 महीने से सुरक्षित है। मैं ये मानता हूँ या तो ईश्वर की मर्जी है, और दोनों समय में फंवारे से इनको लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट और फिटकड़ी, और या जो उसका नीम का जो पानी है उबाला हुआ, उससे इनके फंवारे देता हूँ दोनों समय। तो मैंने तो अभी बचा रखी, बाकी और कोई दवा मैं देता नहीं हूँ। खाने पीने के लिए तो वही जो सामान्य जो चारा दे रहा हूँ वो देता हूँ। नीम ज़रूर खिलाता हूँ, एक तो नीम खिलाता हूँ, नीम की डाली रोज़, एक टाइम नीम की डाली, एक टाइम ये सहजने के पत्ते, इसकी डाली एक, और एक में ये जो बील के पत्ते हैं, जो डाली है, ये कच्चे पत्ते, ये भी डालता हूँ। ये काम अभी मेरा 1 महीने से चल रहा है। तो मेरी गायें तो अभी तो स्वस्थ है ईश्वर की दया से, और मैं चाहता हूँ कि ये बीमारी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि गायों की जो स्थिति देखते हैं, बड़ी दयनीय स्थिति में मरती है। 10-10 दिन तक मरणासन रह करके जीव बहुत मतलब दुख पाती है गायें। ये ऐसा दृश्य देखा नहीं जाता, और ईश्वर करे कि ये जल्दी से जल्दी ये बीमारी यहाँ से विदा हो और गायें स्वस्थ हो। भारत के मिल्क प्रोडक्शन पर भी इसका काफ़ी असर पड़ा है। बहुत 80% उत्पादन कम हो गया मिल्क का। गायें जब खड़ी नहीं हो सकती, और तो खा ही नहीं सकती, पानी नहीं पी सकती, तो मगर गाय क्या दूध देगी। बहुत फ़र्क पड़ा है उत्पादन पे, और इतना फ़र्क पड़ा है कि लोग बर्बाद हो गए। बट आपने जो दवाई बताई, जैसे नीम देना चाहिए, आई एम श्योर ये काफ़ी, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, लोगों को काफ़ी उससे मदद होगी कि जो घर के घर में हम अपनी गायों को दे सकते हैं। नीम के पत्ते खिलाइए आप, और नीम का जो पानी उकाल करके उससे स्नान मत करो। मैं स्नान नहीं कराता, बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है।
और उसके ऊपर फव्वारे से छींटे दे दो और यथासंभव धुआं कर दीजिए शाम के समय। जो गोबर, सूखा गोबर है उसको जला करके धुआं कर दीजिए, जिससे कि मक्खी मच्छर से उसको आराम मिलेगी और मक्खी मच्छर नहीं आएंगे तो वही तो वाहक होते हैं विषाणु के। वो धुआं करने से क्या है, मक्खी मच्छर नहीं आएंगे तो गाय स्वस्थ होकर के बैठी रहेगी और वो वायरस भी नहीं आ पाएगा उनके माध्यम से। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी बहुत। कड़कती धूप में अब हम पहुंच गए हैं सूलियावास के श्री कृष्ण विद्या विद्यालय में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के कई सारे छात्र छात्राएं और शिक्षक भी। नमस्कार सर। नमस्कार। आप सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, हमें प्रशांत जी यहाँ लेकर आए हैं बजाज फाउंडेशन से, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का प्रोग्राम है डिज़ाइन फॉर चेंज, जिसके लिए हमने बच्चों को एनरोल किया है और आप भी प्रोत्साहन कर रहे हैं। बच्चों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। इसमें जो बच्चों का जो दिया गया एक्स्ट्रा दिया, इसके एजुकेशन के अलावा बच्चों को पेड़ों के बारे में बताया जा रहा है कि प्लांट को बचाएं और प्लांट बचाने से यहाँ जो अर्थ में जो अभी प्रदूषण बढ़ रहा है उसके बारे में बच्चे भी जागरूक हो रहे हैं, इनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और बच्चों ने इसके उपलक्ष्य में काम भी किया, अच्छा काम किया है। पढ़ाई के अलावा ये अच्छे काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने पौधा भी लगाए ग्राउंड में, साथ में ये जो नुक्कड़ नाटक है ये भी लोगों को अवेयर करें इनके बारे में, ऐसा हम अलग से करें, कुछ हटके करें। सीकर में जहाँ तक हमने समझा है पानी की भी काफ़ी समस्या है, बरसात बहुत कम होती है, तो उसे लेकर भी बच्चों को आप लोग एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इमेजिन, हाँ बिल्कुल, बच्चे भी इसमें वो भाग लेते हैं। ये जो बच्चे अपने अपने खुद प्लांट लगाते हैं और उनमें बोतल के माध्यम से, भाई पानी की कमी है यहाँ पर सीकर ज़िले में, वैसे डार्क जोन घोषित किया गया है दातारामगढ़ को, तो बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व होकर के अच्छा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। साथ में जो स्काउट की गतिविधियाँ वो भी हम यहाँ पर चालू करके, इको क्लब हमारे यहाँ शुरू है। बच्चे पर्यावरण से प्रति अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ के अच्छे बच्चे हैं। जी। तो इसके अलावा आप अगर बच्चों से बात करें तो चलिए जानते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? माय नेम इज अंजना। अंजना। और आपका? किरण। हाय। और आपका? पलक। तो अभी आप कौन इस समय पर किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आप क्या सॉल्व करना चाहते हैं? हमारी दाता में है ना पानी की बहुत कमी है, हम सोचते हैं ऑक्सीजन की भी बहुत कमी है। हम सोचते हैं कि लोगों को ना पेड़ नहीं काटने चाहिए, क्योंकि एक पेड़ अपनी ज़िंदगी में 1080 टन हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। मतलब कि हम जितने पौधे लगाएंगे हमें उतना ही फ़ायदा होगा, इसलिए हमें पौधे लगाने चाहिए और पानी की और इलेक्ट्रिसिटी की बचत करनी चाहिए। जी। और आप क्या कहेंगे? अब हमें पौधे लगाने चाहिए और पौधे हमें बहुत सारी ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन की बहुत दुनिया में बहुत कमी भी है, हम पौधे लगाएंगे। जी। चलो बताओ, पानी की बचत कैसे करते हैं? एक नल के अंदर अगर बूंद बूंद पानी टपकता है तो दिन में बहुत सारा पानी टपक जाता है। हम उसके नीचे एक टप रख के उसमें इकट्ठा करेंगे सारा पानी और फिर उसका इस्तेमाल करेंगे पौधों में। और आप क्या करना चाहते हो? कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको? पेड़ लगाने हैं। आपने लगाए हैं पेड़? कहाँ लगाए, कितने लगाए? घर पे लगाए। ओके। क्या नाम है आपका? विनोद। अच्छा। और आपका क्या नाम है? हंसराज। अच्छा। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? डॉक्टर। अच्छा। चलिए, तो ये है यहाँ के बच्चे जो काफ़ी एक्साइटेड हैं। हमने सुना है कि यहाँ पर हर एक प्रॉब्लम को ये लोग बच्चे टास्क की तरह देखते हैं। सो ये हैं यहाँ के बच्चे जो हमारा फ्यूचर बनाएंगे। थैंक यू। तो अब हम आ चुके हैं सीकर के प्रतापपुरा गांव में, जहां लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हमारे साथ हैं और यहां पर इनकी दाल मिल काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है, बिकॉज़ अभी रिसेंटली 2 साल पहले इन्होंने ये मिल शुरू की है। हमारे साथ है संतोष जी। तो चलिए इनसे जानेंगे कि कब इस मिल की शुरुआत हुई और कैसे आपने ये शुरुआत की। माने वो बजाज ट्रस्ट के द्वारा 2018 के महीने मशीना मिली, जो इमें माँ के 10 औरतों को समूह है और इमें मैं मसाला को काम करा और दाल भी और मसालो है जो को भाई मैं सस्ती रे साबुत मसालो लिया और घर एकदम शुद्ध लियार मशीन में पीस और फिर भाई दुकाना के ऊपर भेजा और भाई जखाने पसंद आवे है भाई वापस माकनू लेबाने भी आवे है
और भाई दुकाना के ऊपर मैं कांटेक्ट भी कर रखियो है और बढ़िया चल रही है माँ को। और मैं चाहूँ कि भाई माँ को और हूँ आगे बढ़े, तो और हूँ भाई बजाज ट्रस्ट वाला ही माँ की तो हेल्प कर सी, तो मैं और हूँ आगे बढ़ा श्यान। तो संतोष जी ने तो हमें बताया, लेकिन हम और भी आपसे बात करेंगे। मैम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम विनोद कंवर है। हाँ, तो कैसे आप जुड़े इस समूह से, और कैसे आप लोगों को ये आइडिया आया कि गांव में हमें ये शुद्धता पूर्वक एक मिल शुरू करनी चाहिए? बजाज ट्रस्ट वाला ही बताया और मैं 10 महिला जुड़ रही हैं। कोई पैकिंग करा, कोई साफ करा, कोई कुछ काम करा कर 10 महिला काम करा हैं। और ये संतोष जी हैं, मैं विनोद कंवर हूँ स्रोत। मेरा नाम है सुमन कंवर और मैं पतापुरा गांव में लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह पर में सब महिला मिल मसाला को दाल को काम करा हाँ। और बहुत अच्छे चल रहे हैं वहाँ काम। जैसे कि लोग इनके पास क्विंटल में भर के दाल लेकर आते हैं या फिर मसाले लेकर आते हैं, और आप उन्हें साफ़ करने के साथ साथ पीस के उन्हें पैक करके पूरी तरह से एक पूरा सेटअप है इनके पास, तो सब कुछ आप लोग खुद ही करते हैं यहाँ? हाँ, हम खुद ही करते हैं। ओके, तो कितना टाइम लगता है अगर एक क्विंटल या बोरा एक आता है, तो कैसे कितना टाइम लगता है दाल पीसने में? ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगते हैं। ओके। क्यों, वैसे तो एक पूरा दिन लग जाता है। भाई चना आवे, चना ने बेवा बन बे थोड़ा सा सीला हुआ है, फिर भाई बने जी मशीन में डाला तो कम से कम भाई आधो 1 घंटों लग गए 1 क्विंटल चना की दाल ने भाई बनवा के लिए। और भी मैं 25-30 किलो कचरो भी निकल जावे, तो वो भी भाई ख़राब को नहीं जावे। भी कोई के भैंसियाँ हैं तो भाई आपकी भैंसियाँ ने भाई चूरी का रूप में दे देवे, बकरियाँ रखे तो बाने दे देवे, इस हिसाब से वो भी ख़राब को नहीं हुए, बढ़िया भाई काम आ रहे है वो भी। और जो भी माकन आवे है चना की दाल बनवा वाला, वह खुद को भाई खुद ही ले जावे और मान तो भाई किलो का हिसाब से पिसा दी जावे। जी, तो बहुत ही अच्छा कार्य ये लोग कर रहे हैं। और एक स्वयं सहायता समूह के हिसाब से इट्स अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि हमने बात की थी, बजाज फाउंडेशन का एक पूरा इनिशिएटिव है टू मेक वुमेन सेल्फ रिलायंट एंड द फैमिली सेल्फ रिलायंट। तो बहुत ही खुशी हुई आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। सो वेल, जैसे कि आपने देखा, इट वॉज़ अ वेरी एक्शन पैक डे फॉर मी टुडे। हम आज काफ़ी सारे किसानों से मिले हैं, हम आज काफ़ी सारी महिलाओं से मिले हैं जो अपना खुद का सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चला रही हैं, दाल मिल चला रही हैं, किसान जो कि आत्मनिर्भर हो चुके हैं, अपने खुद के गार्डन में पूरा किचन गार्डन उन्होंने सेटअप किया है इंडिजिनियस सीड्स की मदद से, जो बजाज फाउंडेशन उन्हें प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही वो अपने आसपास के किसानों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। सो आई एम रियली होपिंग कि आने वाले दिनों में भी हम यहाँ से काफ़ी सारी स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आएंगे। तो ज़रूर फॉलो कीजिए हमारे बजाज फाउंडेशन के सोशल पेजेस, जहाँ पर हम कॉन्स्टेंटली आपके लिए अपडेट्स लाते रहेंगे। और अगर आप भी किसी तरह की मदद चाहते हैं बजाज फाउंडेशन से, तो ज़रूर रीच आउट कीजिए हमारे ऑफिस मेंबर्स को, जो कि आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू।